दोस्तों, आज हम आपके लिए जंगल में देखे जाने वाली रहस्यमयी सीढ़ियों की कहानियां लेकर आए हैं। दोस्तों, इन सीढ़ियों को काफी सारे लोगों ने देखने का दावा किया है और अगर उन लोगों की माने तो ये सीढ़ियां अगर आपको जंगल में दिखे तो आपको उन सीढ़ियों पर बिल्कुल भी चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इन खौफनाक और रहस्यमयी सीढ़ियों की कहानियां सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। पर कहानियों को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मिस्टर स्ट्रेंज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी वीडियोस की हर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानियों का सिलसिला और आज का ये एपिसोड हम शुरू करते हैं। जैसे ही मैं योसेमिटी नेशनल पार्क के घने जंगल से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी के टायरों के नीचे पथरीली गंदगी वाली सड़क उखड़ रही थी। मैं उन शाखाओं से सावधान होकर गाड़ी चला रहा था जो रास्ते के बीच लटक रही थी और गाड़ी की खिड़कियों को तोड़ सकती थी। वहां के वन्य जीवन और गिरे हुए पेड़ों पर नजर रखते हुए मेरी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थी। योसेमिटी नेशनल पार्क में इतनी दूर अक्सर बहुत से लोग नहीं आते थे, लेकिन एक पार्क रेंजर होने के नाते यह मेरा काम है कि मैं इन जंगलों में गश्त करूं और टूरिस्ट्स को यानी पर्यटकों को जितना संभव हो सके उतना इन जंगलों से बचा सकूं या फिर इन लोगों से प्रकृति को बचा सकूं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विशेष रूप से साल के इस समय जब बिना लाइसेंस वाले शिकारी बाहर निकलते हैं और अनजान कैंपर्स और शौकिया पैदल यात्री भी वहां घूम रहे होते हैं, और यह अक्सर एक घातक संयोजन हो सकता है क्योंकि शिकार करने वाले वो लोग कहीं जंगल में घूम रहे लोगों को कोई जानवर समझकर उनका ही शिकार न कर दे। खैर, तो वहां जंगल में गुजरते वक्त जैसे ही मैं उन शौकिया पैदल यात्रियों के बारे में सोच रहा था, मैंने देखा कि एक महिला सड़क से कुछ दूर खड़ी है। वहां मेरी बाईं ओर एक पहाड़ की ओर जाने वाली ढलान पर एक चट्टान बिखरे मैदान में वो खड़ी थी। इसके बावजूद कि वो जंगल का एक घना क्षेत्र था, लेकिन उस महिला के पास कोई लंबी पैदल यात्रा के उपकरण नहीं थे। कोई बैकपैक नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास जो अक्सर हाइकिंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा और जैसे जैसे मैं उसके करीब गया उसने मुझे देखा, लेकिन वो महिला चट्टान की ढलान पर चलते हुए मुझसे दूर जाने लगी। मुझे लगा कम से कम मेरे जैसे पार्क रेंजर को देखकर वो मुझसे कम से कम बात करने आएगी या फिर हेलो कहेगी, लेकिन वो मुझे देखकर दूर चली जा रही थी। मैं भ्रमित हो गया और मैं चिल्लाया, अरे मिस, क्या तुम ठीक हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उस ढलान पर तब तक आगे बढ़ती रही जब तक वो उसके शीर्ष पर नहीं पहुंच गई। फिर वो उस जंगल की झाड़ियों के अंदर जाकर गायब हो गई। मुझे लगा कि वो एक्सपोजर से पीड़ित होगी, क्योंकि कभी कभी लोग इन जंगलों में खो जाते हैं और जब तक हम उन तक नहीं पहुंचते हैं तब तक वो लोग इतने दिन जंगल में भटकने से एक शॉक में रहते हैं और लगभग कैटाटोनिक होकर अजीब व्यवहार करते हैं। उस महिला के व्यवहार को देखकर मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा था। मुझे उस महिला का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। मैंने अपने लैपटॉप पर एक फोल्डर ओपन किया जिसमें जंगल में कुछ गुमशुदा लोगों की तस्वीरें और जानकारी थी, और 1 मिनट तक ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे एक महिला की फाइल मिल गई। उसमें कई तस्वीरें थी जो उस महिला से मेल खाती थी जिसे मैंने अभी अभी देखा था, लेकिन उस महिला के कपड़े अलग थे और वो महिला 8 महीनों से इस जंगल में लापता थी। मैंने सोचा
इतने महीनों से जंगल में खोने के बाद उस महिला की हालत काफी खराब होनी चाहिए, क्योंकि यह जंगल काफी खतरनाक है और क्रूर है, और कुछ अनुभवी हाइकर्स और शिकारी भी इस जंगल में खो गए थे और मर गए थे। पर जिस महिला को मैंने देखा था उसकी हालत काफी अच्छी लग रही थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इतने महीनों से जंगल में लापता होगी। मैंने जल्दी से स्टेशन पर फोन किया और उन्हें बताया कि मैंने क्या देखा है। फिर मैंने अपना बैग पकड़ा और पैदल ही उसका पीछा करते हुए मैं निकल पड़ा। मैं पेड़ों की ओर चट्टानी ढलान पर चल रहा था। उस पहाड़ की चोटी पर मुझे उसके पैरों के निशान दिखे। मैं जंगल में उसका पीछा कर रहा था और पेड़ों के बीच से रास्ता ढूंढ रहा था। लगभग 1 घंटे तक मैंने जंगल में उसके निशान का पीछा किया और अधिक आश्वस्त हो गया कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन कुछ देर बाद मुझे यह एहसास हुआ कि कुछ तो गलत था, क्योंकि उसके निशान अचानक एक जगह पर रुक गए थे, मानो जैसे वो महिला वहीं पर खड़ी खड़ी गायब हो गई हो। मैं आगे बढ़ता रहा, सोचता रहा कि शायद मैं उसके पैरों के निशानों को फिर से ढूंढ लूंगा और मुझे वापस उसके निशान मिले। लेकिन वो निशान कुछ दूरी पर गायब हो जाते थे और फिर कुछ ही दूरी से फिर से प्रकट हो जाते थे। मुझे यह अजीब लगा, सो मैं पेड़ों की टहनियों को ढकेलता हुआ उस जंगल की और अधिक गहराई में आगे बढ़ता रहा। और मैंने जंगल में एक अजीब चीज देखी। वहां एक सीढ़ी थी जो जंगल के खुले वातावरण में किसी अजूबे की तरह दिख रही थी। ये सीढ़ी यहां क्या कर रही है? उसे देखकर मैं अपने आप से ही पूछने लगा। उसे देखते देखते मैं जंगल में उन सीढ़ियों की ओर कब बढ़ा मुझे भी पता नहीं चला। एक बढ़ती हुई भावना ने मुझे बताया कि मुझे उन सीढ़ियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों मैं उनकी ओर आकर्षित होकर उनके और करीब जाने लगा। मैं सीढ़ियों के जितना करीब पहुंचा उतना ही मुझे लगा कि कोई तो मुझे देख रहा है। मेरे बाल मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर खड़े हो गए थे और जितना मैं आगे बढ़ रहा था उतना ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और देखते ही देखते मैं उन सीढ़ियों से ठीक सामने उनके बगल में ही खड़ा हो गया। अजीब तरह से वो सीढ़ियां काफी नई लग रही थी। हालांकि वो इस जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, फिर भी वो काफी साफ सुथरी और चमकदार थी। बिल्कुल भी खराब नहीं थी वो सीढ़ियां ठीक 13 कदम की थी। ये एक ऐसी सीढ़ी थी जो कहीं नहीं जाती थी। ये एक भयानक नजारा था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि इन सीढ़ियों को इस जंगल के बीच में बनाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था और उनका निर्माण किसने किया होगा और क्यों? यह सवाल मैं खुद से ही करने लगा और मैंने खुद को उन सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए पाया। यह ऐसा था जैसे मैं एक सपने में था और ना चाहते हुए भी मैं उन सीढ़ियों के ऊपर की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं उन सीढ़ियों के ऊपर जा रहा था मुझे मेरे पीछे किसी के होने का एहसास हो रहा था। मैं अपने साथ सीढ़ियों पर किसी और की हरकतों का भार महसूस कर सकता था। मुझे इस पर यकीन था कि कोई तो है जो मेरे पीछे चल रहा है। आखिरकार मेरे उस डर ने मुझे पीछे देखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो मंजर काफी खौफनाक था और मैं ये सोचने लगा कि जो सीढ़ियां वहां नहीं होनी चाहिए थी उन पर चढ़कर आखिरकार मैं ये क्या बेवकूफी कर रहा हूं। मुझे ये एहसास होने के बाद मैं वापस उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अभी भी ये महसूस कर रहा था कि कई सारी आंखें
मुझे उन जंगलों के चारों ओर से देख रही है। जब मैं नीचे उतर रहा था, वो आसपास के पेड़ों में तेजी से सरसराहट हो रही थी और मैंने उन पेड़ों के पीछे एक अस्पष्ट आकृति देखी। बाकी के रास्ते उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैंने उस आकृति को पुकारा, ये सोचकर कि वो वही महिला है जिसे मैंने पहले देखा था। मैंने उस आकृति से चिल्लाते हुए पूछा, हेलो मैम, मैं हर जगह तुम्हारी तलाश कर रहा हूं, क्या तुम ठीक हो? लेकिन मेरे ये कहने पर भी वो बिल्कुल भी नहीं हिली और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रही थी। वो आकृति सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी। ठीक है मैडम, अगर आप ऐसे ही छुपती रही तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये कहते हुए अचानक मैं रुक गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वो आकृति काफी लंबी थी और ये वो महिला नहीं हो सकती जिसे मैंने पहले देखा था। ये कुछ और ही था। ये कम से कम 6.5 फीट लंबा था और वो एक पेड़ के पीछे छिप रहा था और स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर वो छायादार चीज और भी ऊंची उठ गई और मुझे ये एहसास हुआ कि इतने समय तक ये नीचे झुका हुआ था, फिर भी 6 फीट लंबा था। ये काफी विशाल था। उस कम रोशनी में उसे ठीक से देख पाना बिल्कुल भी असंभव था, लेकिन यह निश्चित रूप से मुझे ही देख रहा था। और फिर मैंने देखा कि वहां सिर्फ ये एक आकृति नहीं है, बल्कि कई सारी आकृतियां जंगल के अंदर से मुझे घूर रही थी। ये देखकर मेरा दिल तेजी से और जोर से धड़कने लगा, जैसे मेरा दिल मेरी छाती से बाहर आ जाएगा। मैं इधर उधर अपनी आंखें घुमाता रहा, अपने चारों ओर के जंगल को देखता रहा। कुछ देर के लिए मैं जम गया था। हिलने डुलने या सांस लेने में असमर्थ था मैं। और फिर मैंने देखा कि एक लंबी उंगलियों वाला हाथ उन पेड़ों के पत्तों को पीछे धकेल रहा है और उस पेड़ के पीछे से बाहर आने की तैयारी कर रहा है। इस नजारे ने मुझे मेरी बौखलाहट से जगा दिया। ये जो भी चीजें थी, मैं बता सकता था कि वो बुरी और काफी खौफनाक थी। वो अंधेरे के प्राणी थे जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे ताकि वो उन लोगों पर दावत कर सके। मैंने अपनी नजरें उनसे हटा ली और मैं बिना किसी की परवाह किए वहां से भागने लगा। पेड़ों के बीच दौड़ते हुए मैं उन्हें अपना पीछा करते हुए महसूस कर सकता था। वो लंबी उंगलियों के साथ दुबले पतले असंभव रूप से लंबे जीवों की एक पलटन थी। क्या ये वही थे जिन्होंने ये सीढ़ियां बनाई थी? क्या ये कोई एलियन थे या कोई सैस्क्वॉच? मुझे पता नहीं था, लेकिन हर बार जब मैंने अपने कंधे के पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो मुझ पर हावी हो रहे थे। वो आकृतियां इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि वो काफी धुंधली लग रही थी। भागते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब मैं जंगल में खोज करने निकला था तब सुबह का समय था। लगभग सुबह के 8 बजे थे। अपनी घड़ी की जांच करते हुए मैंने देखा कि वो अब काम नहीं कर रही थी, ना ही मेरा सेलफोन या जीपीएस उपकरण काम कर रहे थे। दौड़ते रहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने वही किया और मैं दौड़ता रहा। फिर जंगल से गुजरते हुए आखिरकार मुझे वो गंदगी वाली सड़क के किनारे की ढलान दिखी जहां मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। मैं उस ढलान की ओर दौड़ने लगा। उस समय तक वो चीजें मेरे पीछे ही थी और मैं उनसे लड़ने की कोशिश में मरने के लिए लगभग तैयार था। इसके बजाय मैं उस चट्टान की भारी ढलान से नीचे गिर गया और उन पत्थरों से नीचे लुढ़कते हुए अपनी कोहनी
घुटनों, कंधों और खोपड़ी हर जगह पर जख्मी होकर लुढ़क कर गिरता रहा। मेरे माथे में एक तेज दर्द हुआ और मेरे मुंह से मुझे कुछ खून का स्वाद आने लगा। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और मैं उस मलबे के ढेर में लेटे हुए वहीं पर बेहोश हो गया। जब उस बेहोशी के बाद मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने एक पाक रेंजर खड़ा था। उसने मुझे होश में आते हुए देखा और मुझे पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा देखा हुआ लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना नाम बताया और मेरा नाम सुनकर उसका जबड़ा नीचे गिर गया। उसका चेहरा हल्का सफेद पड़ गया और उसने अचंभित होकर मुझसे कहा, क्या चमत्कार है! हर कोई सोच रहा था कि तुम मर चुके हो। इधर उधर देखने पर मैंने पाया कि मेरी गाड़ी मुझे कहीं दिख नहीं रही थी और वहां का मौसम भी बदला हुआ लग रहा था, क्योंकि जब मैं जंगल में अंदर आया था तो पेड़ थोड़े पीले हो रहे थे और शरद ऋतु का मौसम था। लेकिन अब वो पेड़ के पत्ते चमकीले हरे रंग के हो गए थे और जैसे गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था। मैंने उस दूसरे पार्क रेंजर से पूछा, आज की तारीख क्या है? उसने मुझे आज की तारीख बताई। उसने बताई हुई तारीख सुनकर मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सच बताओ, आप लोग इसे बना रहे हो ना? तुम मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हो ना? मैं एक महिला को खोजने के लिए कुछ घंटों के लिए ही जंगल में आया था। क्या किसी ने उस महिला को ढूंढा है या वो अभी भी लापता है? मेरे ये कहने के बाद उसने शक भरी निगाहों से मुझे कहा, किसी ने कोई भी महिला को यहां नहीं देखा है, जैसे 8 महीनों से किसी ने तुमको नहीं देखा था। हां, सही सुना आपने। उस रेंजर के मुताबिक मैं 8 महीनों से वहां जंगल में बेहोश पड़ा था और मुझे एहसास हुआ कि उस रेंजर को लग रहा था कि मैं अपना दिमाग खो चुका हूं और पागल हो गया हूं। मैंने अपना सिर हिलाया और वापस जंगल में देखा और उसे बताया, हमें जंगल में एक खोज दल भेजना चाहिए। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? इस जंगल में अजीब चीजें घूम रही है। मेरा यकीन करो और जल्दी से कोई खोज दल बुलाओ। ये कहते हुए मैं उस चट्टान की ढलान पर वापस जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक लोहे की फाइलिंग हूं और वो सीढ़ियां एक मजबूत चुंबक है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। मुझे आगे बढ़ते हुए देख उस दूसरे रेंजर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वापस खींच लिया। मुझे रोक दिया। मुझे शांत होने के लिए वो मुझ पर चिल्लाया। मुझे कंट्रोल करने के लिए उसने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए 5 और आदमियों की जरूरत वहां पड़ी, क्योंकि मैं काफी बौखला गया था। डॉक्टर्स को जब यह पता चला कि मैं 8 महीनों से बेहोश था, फिर भी मैं जिंदा और स्वस्थ था, वो सारे चौंक गए थे। फिर भी वो सभी मुझे बताते रहते हैं कि मैंने जो देखा वो वास्तविक नहीं था और मैं एक्सपोजर से पीड़ित था और मैं जंगल में खो गया और मेरे सिर पर चोट लगने के कारण मुझे ये सब भ्रम हो रहे थे। लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि मैंने जंगल के अंदर क्या देखा था। शायद वो सीढ़ियां किसी अकल्पनीय दुनिया की है और जब मैं उन सीढ़ियों पर खड़ा था तो उन्होंने वो कुछ घंटों को 8 महीनों में बदल दिया था। ये समय का इस तरह से तेजी से बदल जाना शायद उन्हीं सीढ़ियों की जादुई शक्तियों का नतीजा था। जब भी मैं ये सोचता हूं, मेरा शरीर रोमांच से भर उठता है। मैं ये कहानी उसी अस्पताल से लिखकर इंटरनेट पर डालने जा रहा हूं और मैंने ठान ली है कि जैसे ही मैं इस अस्पताल से बाहर निकल जाऊंगा, मैं वापस उस जंगल में जाऊंगा उन सीढ़ियों की तलाश में,
क्योंकि मुझे रह रहकर यह महसूस होता है कि वो सीढ़ियां और वो परछाइयां मुझे अपने पास बुला रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ल्यूक है। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वो शायद आपको झूठी लगे या फिर बकवास लगे, पर मैं ये कहानी आपको इसीलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है उससे मेरी जिंदगी तबाह हो गई है और मैं आप लोगों से सलाह चाहता हूं। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब मैं अपने घर के पीछे जंगल में टहल रहा था। नहीं, मैं कोई निएंदरथाल की तरह जंगल के बीचों बीच नहीं रहता, बल्कि बड़े शहर के ठीक बाहर एक छोटे शांत पड़ोस में रहता हूं। जंगल भी काफी सुरक्षित है वहां पर, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां स्तनधारियों की तुलना में अधिक ज्यादा कीड़े हैं। मैं आमतौर पर इन जंगलों में टहलने नहीं जाता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही इन जंगलों से डर लगता था। लेकिन कभी कभी मुझे अपना दिमाग शांत करने की जरूरत होती थी और मैं टहलने जाता था। ये उसी दिन की बात है। सबसे बोरिंग और थका देने वाली नाइट ड्यूटी के बाद मैं दोपहर तक सो गया और मैं केवल इसीलिए उठा क्योंकि मेरे फोन पे पिंग की आवाज आई, जिससे मुझे पता चला कि मुझे किसी ने फोन पर मैसेज किया है। मेरी नींद से भरी हुई आंखों से मैंने वो मैसेज देखा। वो मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज था, जिसमें लिखा था कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है और मेरे साथ रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहती है। मैंने उस मैसेज को रिप्लाई किया और उससे ये निर्णय ना लेने के लिए कहा, पर वो नहीं मानी और उसने मेरे साथ रिश्ता खत्म कर दिया। इस चीज से मुझे काफी दुख हुआ और मैं अंदर ही अंदर रोने लगा। मैं बिस्तर से उठ गया, लेकिन मेरा शरीर अब भी थकान से भरा हुआ था। मैं इस दुख से उभरने के लिए अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ना सोचूं, जिसने अभी अभी मेरा दिल तोड़ दिया था। मुझे अपने घर के पीछे के जंगल और जंगल में जाने वाले रास्ते की याद आई, जहां मैं अक्सर अपना दिमाग शांत करने के लिए टहलने जाता था। मैंने अपने सिर को शांत करने और अपने दर्द को हल्का करने के लिए जंगल में टहलने का फैसला किया। मैंने अपनी ब्लैक जीन्स और जिप अप हुडी पहन ली और घर के बाहर जंगल की ओर टहलने चला गया। मैंने उस जंगल की कच्ची मिट्टी वाली सड़क पर चलना शुरू किया। मैं उस जंगल से बहुत परिचित था, क्योंकि मैं पहले भी यहां टहलने आया करता था। इसीलिए मुझे खो जाने की चिंता नहीं थी। मौसम काफी साफ था, जैसे चमकीले दोपहर के सूरज ने आकाश में अपनी चकाचौंध रोशनी बिखेर दी थी। वो पतझड़ का मौसम था। पत्तियां पेड़ों से गिरने लगी थी और जमीन पर बिखरी हुई थी। कुछ हरे ताजे गिरे हुए पत्ते, अन्य पीले या भूरे पत्ते जैसे किसी रंगीन और कुरकुरे कालीन का निर्माण कर रहे थे, जिस पर मैं चल रहा था। इसके अलावा ताजी हवा मेरी त्वचा से टकराकर मुझे तरोताजा कर रही थी। पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर चहक रहे थे। मैंने एक गिलहरी को एक पेड़ पर चढ़ते हुए भी देखा। यह नजारा मुझे काफी सुकून दे रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। मैं अपने घर वापस जाने के लिए उस कच्चे रास्ते से काफी करीब पहुंच रहा था, जहां मैं आमतौर पर रुकता था और वापस मुड़कर घर जाता था। लेकिन इस बार मैंने जंगल के और आगे जाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं दोपहर 3 बजे तक जंगल में घूमूंगा और फिर वापस मुड़कर घर चला जाऊंगा। पर मुझे क्या पता था कि जंगल में और आगे बढ़ने का यह फैसला
मेरी जिंदगी हमेशा के लिए ही बदल देगा। तो मैं जंगल के और अंदर आगे बढ़ गया। कुछ 15 मिनट तक चलने के बाद मैंने कुछ अजीब महसूस किया। सन्नाटा। जंगल में अचानक एक सन्नाटा सा छा गया था। उस कोमल हवा के झोंकों में ना तो पक्षियों की आवाज थी, ना ही पत्तों के लहराने की आवाज। कुछ भी नहीं था। मैंने अपने कदमों को वहीं रोक दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही मैंने तेजी से चारों ओर देखा, एक अचानक बेकाबू सी दहशत छा रही थी। मेरी आंखें मेरे आसपास के वातावरण को घोरने में लगी हुई थी। तभी मैंने पेड़ों के बीच में उस कच्चे रास्ते से लगभग 15 फीट की दूरी पर सीढ़ियों का एक सेट देखा। हां, एक सीढ़ियों का सेट था वहां पर, जो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें एक ऑफिस की इमारत से उठाकर यहां जंगल के बीचों बीच रखा गया हो। एक स्टील की रेलिंग के साथ लगभग 10 कंक्रीट के स्टेप्स वाली सीढ़ियां, जो बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे कि वो अभी अभी वहां चिपकाई गई हो। वो सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही थी, जिसके छोर पर कुछ भी नहीं था। मैं उन सीढ़ियों को वहां देखकर अपना सिर खुजाने लगा कि आखिर ये सीढ़ियां यहां कैसे आई होगी भला। मैंने टाइम देखने के लिए अपनी घड़ी की जांच की, लेकिन मेरी डिजिटल घड़ी पर सिर्फ लाइंस और डॉट्स थे और मेरी घड़ी अचानक से खराब हो चुकी थी। ये जो चीजें मेरे साथ हो रही थी, उससे मैं काफी घबरा रहा था। मुझे शांत होना था, मुझे तर्क करके सोचना था, यानी रैशनली सोचना था। इसलिए मैंने उस समय सिर्फ एक काम किया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली, इस उम्मीद में कि जब मैं अपनी आंखें फिर से खोलूंगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अब मैं एक हॉरर फिल्म में फंसे हुए किसी बेवकूफ की तरह था, जिसे पता नहीं था कि क्या करना है। शायद मुझे पीछे मुड़ जाना चाहिए था और वापस घर भाग जाना चाहिए था, पर मैं किसी बेवकूफ की तरह अपनी आंखें बंद करके वहां खड़ा रहा और उम्मीद करता रहा कि उन्हें खोलने पर वो सीढ़ियां वहां से गायब हो जाएंगी, क्योंकि मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा एक भ्रम है। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें वापस खोली, वो सीढ़ियां अभी भी वही थी। मेरा दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो सीढ़ियां वहां क्यों है। शायद वहां एक पुराना घर होगा जिसकी सिर्फ सीढ़ियां बची होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। सीढ़ियां एकदम नई लग रही थी और उनके चारों ओर की जमीन सामान्य और आबादित दिख रही थी। उस स्थिति को समझने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं हो रहा था और सूरज दूसरी तरफ जाने लगा था। यह संकेत दे रहा था कि जल्द ही शाम होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि मैं घर जाने के लिए वापस घूमता, न जाने क्यों मेरा मन उन सीढ़ियों के करीब जाने और उनका विश्लेषण करने के लिए प्रेरित और आकर्षित हो रहा था। मुझे नहीं पता कि इस भावना का वर्णन कैसे किया जाए। मैं सिर्फ उसके करीब जाने के लिए ललचा रहा था और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही मैं उन सीढ़ियों के बगल में चला गया, सब कुछ अचानक अजीब लग रहा था। हवा काफी भारी लग रही थी। सन्नाटा और भी खौफनाक हो गया था वहां पर। मुझे अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन मेरी घबराहट अचानक से चली गई और मुझे एक असामान्य शांति महसूस होने लगी। मैंने एक पागल आर्किटेक्ट की तरह उन सीढ़ियों का विश्लेषण करना शुरू किया। उनके पीछे और उनके कोनों पर मैं जांच करने लगा और फिर मैंने अपने जीवन का सबसे बुरा निर्णय लिया। मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ गया। जैसे ही मैं उन सीढ़ियों के ऊपर अंत में पहुंचा, तब अचानक एक अंधेरा सा छा गया, जैसे सूरज फट गया हो
और दुनिया एक शाश्वत शून्य में बदल गई हो। इस अचानक होने वाले दृश्य से मैं सम्मोहित हो गया था और देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और शायद मैं बेहोश हो गया। मैं घंटों बाद उठ गया और जब मैंने अपनी आंखें वापस खोली तो सूरज लगभग अस्त हो चुका था और चांद धीरे धीरे क्षितिज पर दिखाई दे रहा था। मैं पसीने से लथपथ वहां पर पड़ा था और उस जंगल के फर्श पर बेहोशी की हालत में बैठा हुआ था। लेकिन वो सीढ़ियां अब मुझे कहीं नहीं दिख रही थी। वो अचानक कहीं गायब हो गई थी। मैंने अपने चारों ओर देखा और अपने आप से पूछने लगा कि क्या मैंने कोई सपना देखा था। लेकिन ये एक सपना नहीं हो सकता, ये बहुत वास्तविक लग रहा था और मैं भले ही बेहोशी से उठा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो सीढ़ियां वहीं पर थी और मैं उन्हीं पर बेहोश हुआ था। मैं काफी कंफ्यूज हो रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। मैं वहां से उठा, अपने आप पर लगी मिट्टी को झटका और धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लगा। फिर धीरे धीरे उस जंगल से चलते हुए मैं शहर में वापस आ गया। वहां अब काफी ठंड पड़ी हुई थी और रात का समय हो गया था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी एक उज्जवल पीले रंग में चमक रही थी। फुटपाथ और थोड़ी सी गली को भी रोशन कर रही थी। रात का आकाश दिन की तरह साफ था और छोटे चमकीले तारों से घिरा हुआ था, जिससे वो आकाश एक सुंदर कैनवस जैसा दिख रहा था। मैं अपने घर की तरफ चलने लगा और घर के बाहर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे घर की लाइट ऑन थी। मैं लाइट ऑन देखकर चौंक गया, थोड़ा भ्रमित हो गया। मैं घर के दरवाजे की तरफ गया। मैं ताले में चाबी डालने ही वाला था कि तभी मैंने हैंडल को हिलता हुआ देखा। मेरे घर में कोई तो अंदर मौजूद था। इस हलचल को देखकर मैं घबराकर पीछे हट गया और अपने बगीचे की झाड़ियों के पीछे छुप गया, ताकि जो कोई मेरे घर में घुसा हुआ है उसे मैं दिखाई ना दूं। और जो व्यक्ति मेरे घर से बाहर निकला उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उस घर से बाहर आने वाला व्यक्ति मैं खुद था, यानी बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाला एक लड़का मेरे घर से बाहर निकल रहा था। उसे देखकर मेरा सिर दुखने लगा, मेरा दिमाग घूम रहा था। इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। कोई दूसरा मैं कैसे हो सकता हूं भला? यह संभव नहीं हो सकता था। लेकिन वो वहां था, अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बाहर निकल रहा था। दरवाजा बंद करने के बाद मेरी कार की ओर बढ़ रहा था। मुझे उसके चेहरे की एक झलक मिली। यह मेरे जैसा ही लग रहा था, लेकिन इसके बारे में कुछ तो था जो निश्चित रूप से अजीब था। वो मेरा हमशक्ल मेरी कार में बैठ गया और वहां से चला गया। जैसे ही वो कार में बैठकर निकल गया, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ते हुए अपने घर के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे घर में सब कुछ वैसे का वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, लेकिन घर का माहौल काफी अजीब और नेगेटिव महसूस हो रहा था। मैंने चारों ओर देखा और घर की जांच की कि कहीं कोई फर्नीचर तो नहीं ले जाया गया है या फिर कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर था। फिर मैंने अपनी तस्वीरें देखी और तब एक अजीब चीज हुई। मैंने लकड़ी के छोटे फ्रेम में एक तस्वीर उठाई। उस तस्वीर में मैं था और मेरा कुत्ता था जो 7 साल पहले मर चुका था। उस तस्वीर में वो मेरा कुत्ता तो ठीक था, पर मेरी मुस्कान उस तस्वीर में नकली लग रही थी।
फिर काफी देर तक उस तस्वीर को घूरते रहने के बाद अचानक मुझे घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मेरा वो हमशक्ल मेरे घर के अंदर वापस आ रहा था। मैंने खौफ में आकर उस तस्वीर को वापस नीचे रख दिया और छिपने के लिए अंदर चला गया। जैसे ही मेरे जैसे दिखने वाला वो लड़का घर के अंदर आया, वहां की हवा फिर से भारी हो गई, वैसे ही जैसे उन जंगल की सीढ़ियों पर हुआ था। मैं खौफ में पसीना पसीना होकर घर के कोने में छुपा हुआ था और उसके कदमों की आवाजें सुन रहा था। फिर अचानक से उसके कदम रुक गए। मेरा खौफ मेरी सोचने की शक्ति को कुचल रहा था और डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं मन ही मन में बड़बड़ा रहा था कि यह सच नहीं हो सकता। और फिर मैंने उस लड़के को बोलते हुए सुना। उसने कहा, बाहर आ जाओ ल्यूक, मुझे पता है कि तुम अंदर छुपे हुए हो। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरा दिल मेरे सीने में जोरों से धड़क रहा था। मैं सोचने लगा कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहां हूं। क्या उसने मुझे देखा? लेकिन मैं खिड़कियों और दरवाजों के पीछे छुपा हुआ था। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी परछाई उस कमरे में दिख रही थी। ओह शिट! मैंने अपने आप को कोसा। फिर वो वापस बोला, मेरे साथ ये खेल खेलना बंद करो और चुपचाप बाहर आ जाओ ल्यूक, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैं दौड़ नहीं सकता था, लेकिन मैं उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मैंने सिर्फ वही किया जो मैं उस स्थिति में कर सकता था। मैंने धीरे धीरे अपने आप को उसका सामना करने के लिए बाहर निकाला। तो तुम यहां हो, हाँ? उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ ये कहा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं कैसे कुछ कर सकता था भला? मैं मेरे जैसे दिखने वाले एक अजीब लड़के से बात कर रहा था। उसकी आंख से आंख मिलाकर मेरी ही दुनिया मुझ पर हावी हो रही थी। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा ल्यूक, लेकिन ये सब तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम एक जिज्ञासु मूर्ख लड़के हो। उसने जब ये कहा तब उसकी मुस्कान फीकी पड़ रही थी। मैंने झट से उसे पूछा, मेरी गलती कैसे है? उसने कहा, सीरियसली ल्यूक, तुम्हारी नहीं तो और किसकी गलती है? क्या तुम्हें उन सीढ़ियों पर चढ़ना याद नहीं है, हाँ? उसके ये कहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो सीढ़ियों को देखना मेरा भ्रम नहीं था, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। मैं पूरी तरह से जम गया था और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मैं मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था और मुझे चक्कर आने लगा था। फिर उसने कहा, अब तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य मेरा है, और मैं ये ख्याल रखूंगा कि तुम अब मेरी जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ ना करो। ये कहने के बाद अचानक वो मुझ पर झपटा। वो मेरे ऊपर बैठकर मुझे जमीन पर पटक रहा था। उसके हाथ अब किसी सामान्य इंसान के हाथों जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि नुकीले और बालों वाले पंजों में बदल रहे थे। उसकी आंखें लाल रंग की हो रही थी, जैसे वो कोई खूंखार प्राणी हो और जैसे वो कई दिनों से सोया नहीं हो। उसकी नाक अब किसी कुत्ते या हिरन की तरह हो रही थी। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से कांपने लग रहा था, जबकि उसके काले बालों में कीड़े रेंग रहे थे और कुछ मेरे चेहरे पर भी आ गिर गए थे, जिससे मैं स्वाभाविक रूप से चिल्लाने लगा था। मुझे यह भी पता चला कि उसके चारों ओर की हवा इतनी भारी क्यों लग रही थी, क्योंकि उसके शरीर से एक दुर्गंध आ रही थी, जिससे मैं लगभग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा था।
उसकी दुर्गंध सैकड़ों सड़ी हुई लाशों की तरह थी। लेकिन अचानक से मुझ में एक ताकत सी सवार हो गई और मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत महसूस हुई। मैंने उस प्राणी को गर्दन से पकड़ लिया। फिर वो दरिंदा हंसने लगा। क्या तुमको लगता है कि ये सब करके तुम बच जाओगे? मरने के लिए तैयार हो जाओ ल्यूक। वो जब ये कहकर मुस्कुराया तब उसके दांत पीले हो गए थे और उसके मुंह के किनारों पर 2 नुकीले दांत उग रहे थे। मेरे हाथ यहां वहां हो रहे थे, उस हैवान को मुक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं कर सका। उसने मेरा दम घोटना शुरू कर दिया। मैंने अपने आसपास किसी चीज की तलाश की जिससे मैं उसे मार सकूं। मैंने देखा कि हम चिमनी के करीब थे जहां आग जल रही थी और मैंने आग में जलता हुआ एक लोहे का हुक देखा जो मेरे हाथों की पहुंच के काफी करीब था। वो हैवान मुझे मारने की कोशिश में इतना व्यस्त था कि वो मेरी उस हलचल को नजरअंदाज कर रहा था और वो लोहे का हुक मेरे उंगलियों को छूने से पहले मैं हार मानने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे वो हैवान मुझे नीचे दबाने लगा मैं ये महसूस कर रहा था कि उसके पंजे मेरी त्वचा के अंदर घुस रहे हैं। फिर काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उस हुक को पकड़ने में मैं कामयाब हुआ। मेरे पास जो भी शक्ति बची थी उसे इकट्ठा करके मैंने वो हुक सीधे उसके सर में मार दिया। उसके सर पर वार होते ही वो शैतान जोर से चिल्लाया। अपने शरीर में एड्रेनलिन महसूस करते हुए मैं गहरी सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन से खून टपक रहा है। जैसे ही वो दरिंदा वापस होश में आया, वो वापस मेरी तरफ दौड़ कर आने लगा। लेकिन इस बार ये मुझे पाने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जब वो तेजी से मेरे पास दौड़ कर आया, मैंने उस हुक के नुकीले सिरे को उसकी गर्दन के आर पार कर दिया। वो दरिंदा जमीन पर गिर गया और उसकी जेब से मेरे कार की चाबी भी नीचे गिर गई। मैंने अपनी चाबी के लिए दौड़ लगाई और मैं कार की चाबी लेकर अपने घर से बाहर दौड़कर आया। मैंने कांपते हुए लेकिन जल्दी में अपनी कार को अनलॉक किया। मैं अंदर गया, कार स्टार्ट की और सड़क की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन मेरी कार आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर जब मैंने पीछे देखा तो मेरी कार के पिछले हिस्से को वो दरिंदा पकड़कर पीछे की ओर खींच रहा था, लेकिन वो कार को पूरी तरह से हथियाने में कामयाब नहीं हो पाया और उसने अपनी पकड़ खो दी। मैं तुरंत कार का एक्सीलरेटर दबाकर वहां से भाग गया। मैं गाड़ी चलाता रहा और मैं तब तक नहीं रुका जब तक शहर से बाहर नहीं पहुंच गया। मैं अब एक होटल में रुका हुआ हूं जहां से मैं ये कहानी लिख रहा हूं, लेकिन मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैं अभी भी अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए डरा हुआ हूं। मैंने अपने दोस्तों, अपने परिवारों को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन सभी को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने पुलिस को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को प्रैंक कॉल करना एक दंडनीय अपराध हो सकता है और ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। एक और कारण है कि मैं इसे लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो ये समझ सके कि मेरे साथ क्या हो रहा है और शायद मेरी मदद करे। अगर किसी ने इसका अनुभव किया है तो मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं, चाहे जो कुछ भी हो जाए और चाहे जितना भी आपका मन ललचाए, आप कभी भी जंगल के बीच में दिखाई देने वाली सीढ़ियों के पास न जाए।
क्योंकि अगर आप मेरी जैसी गलती करोगे तो जिंदगी में आपकी जगह एक हैवान ले लेगा। हाय, मेरा नाम समैंथा है और मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हुआ करती थी जो जंगल में सर्च एंड रेस्क्यू का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जंगल में पाए जाने वाली सीढ़ियों में रुचि रखते हैं। मुझे बस ये कहकर शुरू करना चाहिए कि मैंने एक बार जंगल में सीढ़ियों का एक सेट देखा है और व्यक्तिगत रूप से यह काफी डरावना अनुभव था। मुझे पता है कि मेरे कुछ दोस्तों के पास उन सीढ़ियों के बारे में कुछ कहानियां हैं जिनका उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया है, लेकिन मैं पहले अपना अनुभव बयां करना चाहती हूं। सीढ़ियों के साथ मेरा अनुभव काफी पुराना है, इसलिए मैं इसके बाद एक और घटना भी आपको बताऊंगी जो काफी खौफनाक थी। खैर, तो हम एक युवा लड़की की तलाश कर रहे थे जो जंगल में भटक गई थी। हमारी सर्च टीम काफी दूर तक फैली हुई थी और मैं खुद वहां जंगल में अकेली चल रही थी और खोज करने में लगी हुई थी। लेकिन मैं अपने साथियों से ज्यादा दूर नहीं थी। वो भी जंगल में मेरे कुछ ही किलोमीटर दूर खोज कर रहे थे और अगर मैं आवाज दूं तो मेरे पास आ सकते थे। तो जैसे ही मैं चल रही थी, मुझे जंगल में सीढ़ियों का एक सेट दिखा। ये सीढ़ियां इस तरह दिखती थी जैसे वो यहां की नहीं थी। वो काफी ऊंची लग रही थी, जैसे वो किसी के घर की सीढ़ियां हो। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि कोई रास्ता नहीं है कि कोई इन्हें यहां रख सकता है। मैंने सोचा था कि अगर मैं कभी इन सीढ़ियों के पास आ गई और कभी वो मुझे दिखाई दी तो मुझे काफी डर लगेगा। लेकिन असल में उन सीढ़ियों के सेट को देखकर मुझे कोई खास डर नहीं लग रहा था। हालांकि मुझे उन सीढ़ियों पर चढ़ने की ललक थी, जैसे कुछ मेरे शरीर को उनकी ओर खींच रहा था। शायद उन अजीब सीढ़ियों को अपने सामने देखने का ये उत्साह था। मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने ही वाली थी कि मेरे पास के एक ग्रुप मेंबर ने मुझे आवाज दी और उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ मिल गया है और मैं तुरंत सीढ़ियों से हटकर जंगल में उनके पास दौड़ी। मैं असल में खुश हूं कि किसी ने मुझे आवाज देकर बुलाया, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर मैं उन सीढ़ियों के पास ऊपर जाती तो जरूर कुछ ना कुछ बुरा होता। खैर, तो जब मैं अपने ग्रुप मेंबर के वहां गई तो मैंने देखा कि हमें वो लड़की मिल गई थी जिसकी हम तलाश कर रहे थे और वो एकदम ठीक थी। लेकिन वापस चलने पर मैंने अपने एक साथी से कहा कि मैंने जंगल में कुछ सीढ़ियां देखी है। उसने मुझे चिंतित होकर देखा और उसने आक्रामक तरीके से मुझसे पूछताछ की कि क्या मैंने उन सीढ़ियों को छुआ या ऊपर चली गई। मैंने कहा, नहीं, मैं ऊपर नहीं गई और मैंने उनको छुआ तक नहीं। मेरे ये कहने के बाद वो चुप हो गया। मैं उससे पूछने लगी कि उसने इतना गुस्सा होकर ये क्यों पूछा, पर वो चुपचाप होकर चलने लगा। आखिर हम अपने ऑफिस पहुंचे और उस लड़की को हमारे ऑफिसर्स के हवाले किया और उस दिन से मैं हर रात उन सीढ़ियों के बारे में सोचने लगी। फिर कई महीनों के बाद एक और घटना हुई। अब ये अगली घटना उन सीमेंट की सीढ़ियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक लकड़ी की सीढ़ी के बारे में है, जो मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें काफी समान है। तो गर्मियों की शुरुआत के दौरान पॉइजन आइवी के पेड़ जंगल में उगते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं। इसलिए हमें जंगल की कच्ची सड़कें और उनके आसपास की झाड़ियों की साप्ताहिक जांच करनी पड़ती है। तो एक दिन मेरे साथी और मुझे उन्हीं पॉइजन आइवीज की जांच करने के लिए भेजा गया था। हम जंगल के एक हिस्से में एक छोटे से रास्ते पर पहुंच गए
जहां कुछ कदम चलने पर वो रास्ता खत्म हो जाता है और दोनों तरफ मुड़ जाता है, यानी दाई और बाई तरफ। तो उस रास्ते के अंत पर हमने एक बेवकूफी वाला फैसला लिया। हम अलग हो गए। मेरा साथी बाई ओर चला गया और मैं दाई ओर चल पड़ी। जैसे ही मैं रास्ते पर चल रही थी, मैं आसपास की झाड़ी पर सतर्क नजर रखते हुए कुछ पॉइजन आइवी की तलाश करने लगी। तभी मैंने अपनी आंख के कोने में कुछ देखा। मैंने अपनी दाहिनी ओर देखा कि पेड़ों के बीच में एक बड़ा खुला क्षेत्र था। ये एक मानव निर्मित सर्कल जैसा दिख रहा था। ये बिल्कुल गोल था, जैसे कि कोई इसे बनाए रख रहा हो और मेंटेन कर रहा हो। वहां ना कोई पेड़ था, ना कोई झाड़ियां। मैं उस अजीब जमीन पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि मैंने उस जमीन के ठीक बीच में खड़ी एक विशाल और अपरिहार्य सीढ़ी को नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि जो सीढ़ी मैं देख रही थी वो एक लकड़ी की सीढ़ी थी जो हवा में तैर रही थी और बिना किसी सहारे के बिल्कुल सीधी खड़ी थी। ये ऐसा था जैसे कोई अज्ञात शक्ति इसे पकड़ रही थी। मैंने ऊपर की ओर देखा और मैं ये देखकर चौंक गई कि उस सीढ़ी के एकदम ऊपर एक आदमी खड़ा था जिसने एक बिजनेस सूट पहन रखा था। मुझे पता है कि ये सुनने में लगभग अजीब और हास्यास्पद लगता है, लेकिन वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता हो। आगे निरीक्षण करने पर मैं देख सकती थी कि उसका सिर पीछे की ओर लटक रहा था और वो आसमान की ओर देख रहा था। उसका मुंह खुला हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे कई आवाजें लगाई और हेलो कहा, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। मैं सीढ़ी के चारों ओर चलने लगी, इस उम्मीद में कि जरूर उन सीढ़ियों को तारों से लटकाया हुआ है और ये किसी की शरारत थी या फिर कोई अजीब कला परियोजना यानी आर्ट एग्जीबिशन थी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सीढ़ियां वाकई हवा में लटकी हुई थी और वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कला प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन कर रहा हो। ये विचित्र नजारा देखकर मुझे नहीं पता था कि क्या करना है और मैंने अपने दूसरे साथी को अपनी वॉकी टॉकी पर कॉल किया और उसे मेरे लोकेशन पर बुलाया। लेकिन इस बीच मैंने मूर्खता से उस लटकती हुई सीढ़ी को छूने का फैसला किया। जैसे मैं उस सीढ़ी को छूने जा रही थी, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बेवजह ही डर रही हूं और आखिर मैंने उस सीढ़ी को छू ही लिया। जब मैंने सीढ़ी को छुआ तो वो ऊपर खड़े आदमी ने अचानक मेरी ओर देखने के लिए अजीब डरावनी तरह से अपनी गर्दन घुमाई और वो किसी भेड़िए की तरह हाफने लगा, जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। उसके हाव भाव में अभी भी अंतर था, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसकी पलकें और होठों को पीछे खींच लिया गया था और वो काफी आश्चर्यचकित दिख रहा था। उसकी ये बौखलाहट देखकर मैं पीछे हट गई और अपने टेजर गन को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर मैंने अपने पीछे की तरफ कुछ सरसराहट सुनी और पीछे से वो जो कुछ भी मेरे लिए आ रहा था उस पर हमला करने के लिए मैंने पीछे मुड़कर अपनी टेजर गन उस पर तान दी। लेकिन वो सिर्फ मेरा साथी था जो झाड़ी से निकल कर आ रहा था, जिसने घबरा कर अपने हाथों को ऊपर कर लिया। उसे देखकर मेरी सांसों में सांस आई, पर मैं वापस पीछे मुड़ी उस सीढ़ी पर खड़े उस अजीब आदमी को देखने। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सीढ़ी अब नीचे फर्श पर सपाट हुई पड़ी थी और वो व्यक्ति अचानक चला गया था, या फिर कहे कि वो अचानक से गायब हो गया था।
मेरे साथी ने पूछा कि क्या चल रहा है और मैंने उसे समझाया कि क्या हुआ था और मैंने उससे ये विनती की कि वो मुझे पागल न समझे। लेकिन बेशक उसने मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वो जानता था कि बहुत से लोग इन सीढ़ियों को देखने का दावा करते हैं। हम जानते थे कि हम उस गायब हुए आदमी को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उसकी तलाश करने का एक प्रोटोकॉल हमें था। पर मैं बिल्कुल भी उसे ढूंढना नहीं चाहती थी। मैं प्रार्थना कर रही थी कि वो अजीब इंसान हमें वापस कभी ना मिले। और काफी घंटों तक ढूंढने के बाद वो हमें कहीं नहीं दिखा। हमने फिर कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा और ना ही किसी ने कभी इसके बारे में बात की है। मेरा मतलब है कि ये अजीब आदमी एक सीढ़ी के शीर्ष पर संतुलन बना रहा था जो हवा में लटक रही थी। कौन जानता है कि शायद मैं ह्यूडिनी से मिली थी, जो एक बहुत बड़ा जादूगर है। खैर, जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं तो आपको इसके बारे में किसी तरह का मजाक बनाना चाहिए, तो ही आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन रह रह कर आज भी मुझे उस आदमी का अजीब तरह से अपनी गर्दन को घुमाना याद आता है और उसका भेड़िए जैसा हाफना मुझे आज भी सुनाई देता है। और मुझे आज भी अपने सपने में वो लटकती हुई सीढ़ी नजर आती है, जिससे मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों, आज की कहानियों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। आज की कहानियां आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको आज की कहानियां अच्छी लगी होंगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही खौफनाक और डरावनी कहानियां हर बार आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वक्त होता है आप लोगों से विदा लेने का। हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ और डरावनी और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।